बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में फ़ौजी बगावत हमेशा नाकाम रही है, कभी कामयाब नहीं हो सकी। शहबाज गिल जिस बगावत की कोशिश कर रहे थे और उसके नतीजे में उन्होंने ARY को कत्ल करवा दिया, उसको मसलूब कर दिया, उसको तो सलीब पर चढ़ा दिया, वो तो लटक गए। क्योंकि ARY को सोचना चाहिए था कि शहबाज गिल कह क्या रहे हैं। वो फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसा रहे हैं और अभी पैमरा का ऑर्डर भी आ गया है कि इदारों के ख़िलाफ़ प्रोग्राम न किए जाए। मसला ये कि अब उन्होंने बिल्कुल खुलकर फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की थी, पकड़े गए वो। और ARY जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ही जो है वो अपनी बिसात से, अपनी हुदूद से बिल्कुल आगे निकल रहा था। उसने तो तमाम हुदूद जो हैं वो पार कर दी थी, गोया अपनी एक अलग ममलिकत बना ली थी। तो मौजूदा ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ भौंकने लगा था। साफ तो यही कहा जाएगा, ये बहुत शाइस्ता लफ्ज़ है कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ और मौजूदा बगावत की जड़ें तलाश की जाएं तो तहरीक इंसाफ, जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम और उन तक पहुंचती हैं। PTI ने अपने हक़ में फ़ौज का झुकाव साबित करने के लिए अप्रैल 2022 में जनरल असलम बेग का जाली ऑडियो पैगाम चलाया और बहुत अजीब व गरीब से जनरल असलम बेग जो हैं वो, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर उनसे वाकिफ़ हूँ, तो मुझे इस बात का बिल्कुल हमेशा से अंदाज़ा है कि वो कभी भी इमरान खान के सियासी हामी नहीं रहे। कभी भी उन्होंने इमरान खान को एक सियासतदान के तौर पे नहीं देखा। वो ख़ुद भी अपनी एक सियासी जमात बना चुके हैं, सियासी मज़ामीन लिखते रहते हैं, लेकिन जब मुल्क के ऊपर मार्शल लॉ लगाने का मौका था उन्होंने मार्शल लॉ नहीं लगाया। बहरहाल ये उनका अपना एक किरदार है और उनके बहुत सारे फ़ैसलों से लोग इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं उनके इख्तलाफात का एहतराम करूँगा क्योंकि मेरी अपनी एक ये राय थी कि जनरल असलम बेग के। लेकिन PTI ने यह किया कि उनको भी अपना हामी साबित करने के लिए एक जाली ऑडियो पैगाम चलाया। और जनरल असलम बेग साहब जो है वो मशरिक़ी UP आज़मगढ़ में पैदा हुए और तहरीक पाकिस्तान में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के रहनुमा रहे और उनका लहजा बिल्कुल भी नहीं बदला है। यानी खालिस पूर्वी लहजा जो है उस इलाके के ख़ित्ते के लोगों का जो लहजा है वही लहजा जनरल असलम बेग का अब तक है। वो बहुत मिठास वाले और पूर्वी लहजे में ठंडे मिजाज से उर्दू की जो ख़ास एक खुसूसियत है उसमें वो बोलते हैं। अच्छा, लेकिन उनके नाम से जो पैगाम जारी हुआ था वो एक ठेठ पंजाबी लहजे वाला शख्स था जो अपने आप को जनरल असलम बेग कह रहा था। पकड़ा गया पैगाम। जनरल बेग के पैगाम को ISPR वालों ने भी समझ लिया कि भई ये तो जनरल बेग की तरफ से नहीं है, ये तो जालसाजी है। फिर जनरल साहब का पैगाम जो है वो उन्होंने रिकॉर्ड किया और नशर किया। ये हम अपने इस वीडियो में शामिल करेंगे, जनरल बेग के पैगाम भी और दूसरे लोगों के भी। जनरल बेग से हमने अभी गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि फ़ौज को उसी वक्त जब ये साजिशें हो रही थी, फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हुए थे और ये उस वक्त जब यहाँ पर अदम एतमाद की तहरीक आई, उस वक्त से ये इन लोगों ने फ़ौज को अमरीकी साजिश कहना शुरू किया। अब अमरीकी साजिश तो कहते हैं और अमेरिका से ख़ुद मदद भी लेते हैं, अमेरिका के झुकते भी हैं। यानी वैसे तो कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन भीख मांगने का वक्त आता है तो भीख जाते, फंडिंग का वक्त आता है तो वहाँ से आ जाते हैं अमेरिका से पैसे, क्या इसराइल से पैसे आ जाते हैं, भारत से पैसे आ जाते हैं। तो वो अजीब गरीब चीज़ है। और फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास करनी हो तो उसको अमरीकी साजिश कह दिया जाता है। और तो जनरल बेग का ये कहना था कि उसी वक्त इनको शटअप कॉल दे दी जाती जब इन्होंने ये जालसाजी की थी। समझ जाना चाहिए था कि आगे क्या साजिश होने वाली है। तो नौबत यहाँ तक न पहुँचती कि शहबाज गिल जैसा जो है वो मतलब किसी गिनती में, कतार शुमार में नहीं, गिनती में नहीं,
वो भी भौंकने लगा फ़ौज के ऊपर। तो जनरल बेग का मशवरा बिल्कुल साहिब है। जनरल बेग का जब जाली ऑडियो पैगाम चलाया गया था तो उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम और मेजर जनरल एजाज आवान दोनों के जाली पैगाम चलाए गए। इनकी उन दोनों ने भी तरदीद की थी। आप ऑडियो सुन लें, इन तीनों हजरात ने भी तरदीद की है। मैं जनरल असलम बेग बोल रहा हूँ और मुझे ये बात कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मेरे हवाले से फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज की आला क़यादत के ख़िलाफ़ जो मज़मूम और बेहुदा बयानात फ्री मीडिया पे आ रहे हैं, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ, तरदीद करता हूँ। फ़ौज मेरी पहचान है, मेरी शान है। उसका एक एक सिपाही, एक एक अफसर मेरे लिए काबिल एहतराम है। उसके ख़िलाफ़ बात करना, उसकी शान के ख़िलाफ़ बात करना मेरे लिए बदअखलाक़ी तस्वुर होती है। इस फ़ौज ने मुझे ये पहचान दी है। जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, उसकी शान में मेरा दिमाग, मेरा दिल और ज़ुबान हक बात कहते रहेंगे। मेरे बच्चों, हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो तहरीक चल रही है वो हमारे दुश्मनों की साजिश है। इस साजिश का हिस्सा न बनो। अपने पाक व साफ़ किरदार व अमल को दागदार न बनाओ। ऐसी बातों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हारून असलम है और मैं एक रिटायर्ड वेटरन हूँ पाकिस्तान आर्मी का, और मैंने 40 साल फ़ौज में खिदमत अंजाम दी हैं। और मुझे आप सोशल मीडिया पे एक्टिव देखते हैं, ख़ास तौर पे ट्विटर पे, और कुछ मेरी रिकॉर्डिंग्स जो हैं यूट्यूब चैनल पे भी आपको नज़र आएंगी। आज मैं जो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, किसी ने मेरी नाम से एक मंसूब की है एक ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो ये आप देख लीजिए कि ये मुख्तलिफ पिक्चर्स लगा लगा के इसको दानिस्ता तौर पे वायरल किया जा रहा है। आज अगर ये नो कॉन्फिडेंस मूव, अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर इसको रिवर्ट बैक कर देता है और इसको रिस्टोर कर देता है, और अगर हम नो कॉन्फिडेंस मूव में हम चले जाते हैं और डेफिनेटली गवर्नमेंट हार जाएगी, तो इसका मतलब है कि हमने फॉरेन इंटरवेंशन को सपोर्ट किया, फॉरेन एग्रेशन को हमने सपोर्ट किया है और अपनी सेटिंग गवर्नमेंट को हमने हटा दिया। हमने रजीम चेंज का हिस्सा बन गए। आप ये देखेंगे कि ये जो ना मेरी ये आवाज़ है और ना मैं इस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करता हूँ, तो जिसने भी हो सकता है कि ये हमारे से बाहर से दुश्मन ने के हरकत की हो, लेकिन और हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर से किसी ने ये हरकत की हो। तो बाहर के दुश्मन का तो मुझे कोई गिला नहीं, लेकिन अगर किसी ने पाकिस्तान के अंदर से ये हरकत की है तो ये बहुत काबिल शर्म बात है कि आप अपने ही मुल्क के एक रिटायर्ड अफसर को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और दिस इज़ हाईली रिप्रहेंसिबल। मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी वीडियो और मेरा जो डिनाइल है इस ऑडियो का, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, और ताकि ये तासुर ख़त्म हो कि ये रिकॉर्डिंग मेरी है। अपना ख्याल रखिएगा। आज का यही बयानिया था। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जनरल एजाज हुसैन आवान। आप लोग मेरी आवाज़ पहचानते ही हैं। कुछ रोज़ से एक फ़ेक ऑडियो जिसके ऊपर मेरी तस्वीर लगी हुई है और रैंक भी लेफ्टिनेंट जनरल लिखा हुआ है, आई एम अ मेजर जनरल रिटायर्ड, वो एक सर्कुलेट कर रही है जिसमें एक इंतहाई बेहुदा ज़बान इस्तेमाल की गई है आर्मी चीफ के बारे में। मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि आर्मी मेरी पहचान है, माय फर्स्ट लव, और मैं एक शहीद सोल्जर का बेटा हो के आर्मी के इंस्टीट्यूशन के बारे में, और इंस्टीट्यूशन का सरबराह आर्मी का सरबराह होता है, मैं अपने अदारे के बारे में तज़हीक आमेज़ प्रोपेगेंडा न कर सकता हूँ, और न मेरे ये शायान है कि मैं उस अदारे के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करूँ जो मेरी पहचान है, जिसने मुझे इज़्ज़त दी, वक़ार दिया, आइडेंटिटी दी। लिहाजा ये, और मेरे पास वो क्लिप मौजूद है, मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर शेयर कर दी है, जिसमें ये ओरिजिनेट इंडियन टेलीविज़न से हुआ है। तो ये जो दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम हैं, इनको हम सब ने मिलकर खाक में मिलाना है। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।
अब बात यह है कि 1951 में पाक फौज में बगावत का बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ, रावलपिंडी साजिश केस, और वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान के ख़िलाफ़ ये साजिश थी और उनका तख्ता उलट कर मुल्क में जो है वो कम्युनिस्ट इनकलाब लाने की कोशिश की जा रही थी। 51 ही था। मुझे लगता ये है कि लियाकत अली ख़ान के दोनों दुश्मन हो गए, तो रूस वाले भी, कम्युनिज़म वाले भी, और जो माली यानी कैपिटलिज़म वाले भी। कम्युनिज़म और कैपिटलिज़म दोनों के लोग लियाकत अली ख़ान के मुखालिफ हो गए। मेजर जनरल अकबर ख़ान की साजिश नाकाम हो गई, कम्युनिज़म वालों की साजिश नाकाम हो गई, जिसमें इस साजिश में फैज़ अहमद फैज़ भी शामिल थे और सज्जाद ज़हीर भी शामिल थे। बहरहाल आगे भी बताऊंगा मैं। तो लियाकत अली ख़ान को कैपिटलिज़म वालों ने अपने लिए ख़तरा समझा, कत्ल करवा दिया। वजह यह थी कि लियाकत अली ख़ान जो है वो उलमाए कराम से मुलाकात कर चुके थे और पाकिस्तान के आइन को इस्लामी बनाने का इंदिया दे चुके थे। क्योंकि लियाकत अली ख़ान, और उसके बाद उन्होंने सबसे फैसला ये किया कि वज़ारत ख़ारजा के जो वज़ीर थे कादियानी सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान, उनको बरतरफ़ करें, वज़ारत ख़ज़ाना के ग़ुलाम मोहम्मद को बरतरफ़ करें, फ़ौज से अयूब ख़ान और इस्कंदर मिर्ज़ा को हटाएं। ये उन्होंने तय कर लिया था। और फिर यही हुआ कि इन सब लोगों ने मिलकर इनको हटा दिया। अगर उस लियाकत अली ख़ान के कत्ल को और रावलपिंडी साजिश केस को, इन सबको मिला जुला कर देखा जाए तो मालूम होता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कितनी भयानक साजिश तैयार की गई थी। बहरहाल वो जो है रावलपिंडी साजिश केस जो थी वो यानी कम्युनिज़म के लिए जो साजिश की गई थी, फैज़ अहमद फैज़, सज्जाद ज़हीर, नसीम शाह नवाज़ और बहुत से लोगों को सज़ा हुई। सज्जाद ज़हीर जो हैं ये सब फ़ौज में थे, ये फ़ौज से बाहर नहीं थे। ये कोई अदीब और ये शायर तो अपनी तौर पे थे, लेकिन ये फ़ौज के अंदर थे, फ़ौज का हिस्सा थे, उनके मुख्तलिफ रैंक्स थे। तो सज्जाद ज़हीर, ये साजिश किसके कहने पे हुई थी ये भी आप सोच लीजिए। जैसे ही सज्जाद ज़हीर की सज़ा मुकम्मल हुई पाकिस्तान में, लियाकत अली ख़ान शहीद हो चुके थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सज्जाद ज़हीर को बुलाया हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की शहरियत दे दी। जिस शख्स ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की उसको भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने अपनी शहरियत दे दी। अब फिर एक और साजिश आती है अयूब ख़ान के ज़माने में। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी अयूब ख़ान ने तो खुद ही उसके ऊपर दस्तखत पहले से कर दिए थे, वो चाहते ही नहीं थे। लेकिन शेख मुजीब पर अगरतला साजिश केस का इल्ज़ाम लगा और ये 1968 की बात है। शेख मुजीब जो है वो कलकत्ता के करीब अगरतला गए, मगरबी बंगाल में, वहाँ बैठे, मुलाकातें हुई उनकी, और फिर उस साजिश केस में 34 अराकीन जो हैं अवामी लीग के पकड़े गए। शेख मुजीब भी पकड़े गए, जिनको फिर अपोजिशन वालों ने रिहा करवाया क्योंकि सियासी सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई थी। जो सियासी माहौल था उसको वो बहुत ही पेचीदा हो गया था। बहरहाल इसमें कितनी सदाकत है, क्या है, ये तो हमें मज़ीद मुताले में पता चलेगा। लेकिन बांग्लादेश में जो है खुद फरवरी 2011 में अगरतला साजिश केस के एक मुल्ज़िम शौकत अली ने बांग्लादेशी पार्लियामेंट को बताया कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त थे, हम कर रहे थे। बांग्लादेश, वो उन्होंने बांग्लादेश के क़याम की खातिर जो है वो उस तारीख़ उन इल्ज़ामात को तस्लीम किया। बहरहाल कितना हुआ, फिर 1995 में बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ एक साजिश हुई जिसमें मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी जो हैं और ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला जो हैं, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की और उन्हें गिरफ़्तार किया गया, फिर वो फ़ौज से बरतरफ़ किए गए। यानी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हुई, फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश हुई, तो लोगों को गिरफ़्तार किया गया, पकड़ा गया। मेरे कहने का यही मतलब है कि पीटीआई जो मुसलसल फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास कर रही है, वो फ़ौज आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बकवास कर रही है। आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बकवास करने का मतलब फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास करना है, तो उसकी तौक़ीर पर हमला कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे,
यानी आप पाक फौज के सिपाहियों को उकसा रहे हैं बगावत पर और गद्दार कह रहे हैं आर्मी चीफ को। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि उसने आइन के मुताबिक अमल होने वाले अदम एतमाद की तहरीक में कोई रुकावट नहीं डाली। आइनी तरीका था, आइन में यह तरीका दिया गया है कि अदम एतमाद कर दिया जाए और अगर एतमाद कामयाब हो जाए तो वज़ीर आज़म नहीं रहता। यह अदम एतमाद की तहरीक है जिसको कामयाब होना था। तो इमरान खान आर्मी चीफ को गद्दार कह रहे हैं कि आइन पर अमल किया, तुम गद्दार हो। उल्टा चोर कोतवाल को ढाते। आइन से इन्होंने इन्हिराफ किया और तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दे रहे थे। ये आइन से गद्दारी आजम सूरी ने की, असद कैसर ने की, सारी काबीना ने की, इनकी फवाद चौधरी ने की जो वज़ीर कानून बने हुए थे। तो ये लोग गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं, इनको सजाएं दी जानी चाहिए, उम्र कैद की सजाएं मिलनी चाहिए। रावलपिंडी साजिश केस की तरह, रावलपिंडी साजिश केस की तरह इनको सजाएं मिलनी चाहिए। इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम हो सकता है, फौज में बगावत फैलाने का मुकदमा भी हो सकता है, फौजियों को उकसाने का मुकदमा हो सकता है, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गवाही मिल जाएगी। इस सिलसिले में इमरान खान जो है, असद उमर हैं, उन फवाद चौधरी हैं, शीरी मज़ारी हैं, खुद बुशरा मानिका या बुशरा भट्टू या बुशरा इमरान, क्या जो कुछ भी इनके शौहरों के नाम हैं, वो हमें नहीं पता कि कितने शौहर हैं, क्या शौहर हैं, कि ये क्योंकि ये अजीब है कि न इद्दत गुजारी न और निकाह पे निकाह हो गया। उनकी फ़ोन कॉल पकड़ी गई है जिसमें उनका साजिश की बात की, गद्दारी की बात की, उकसाया, बताया। तो ये बनी गाला साजिश केस कहलाना चाहिए। ये बनी गाला साजिश केस कहलाए और रावलपिंडी साजिश केस और अगरतला साजिश केस की तरह इस पर मुकदमा चलना चाहिए। ये फौज के वक़ार का मामला है। ये मुल्क फिर आइंदा फिर कोई भी उठेगा, गालियां बकेगा और कहेगा भाई आपने तो पीटीआई को तो आज़ादी दी थी, हमको नहीं देते आज़ादी कि हम आपको गाली दे सकें। गाली देने का हक हासिल कर लेंगे लोग। तनकीद पर, एतराज़ पर, सवाल पर आपको नहीं पकड़ें, लोगों को न उठाएं कि आपसे सवाल करते हैं, आप पर तनकीद करते हैं। आपके ऊपर आइन के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए आपसे सवाल भी किया जा सकता है, आप पर तनकीद भी की जा सकती है, लेकिन गाली नहीं दी जा सकती, आपके वक़ार को मजरूह नहीं किया जा सकता। तो मैं यही कहूँगा अब पंजाब पुलिस को कि भाई ये बनी गाला की हिफाजत के लिए तैनात कर दिया गया है। क्यों भाई? और यकीनन वफाकी पुलिस की इजाज़त के बगैर हुआ है। बनी गाला की हिफाजत जो है वहाँ गालियाँ ही बजाते, उससे बनी गाली लगने लगा मुझे। इस्लामाबाद पुलिस को फ़ौरन नोटिस लेना चाहिए, वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला को नोटिस लेना चाहिए कि पंजाब पुलिस किसकी इजाज़त से वहाँ पहुँची, क्यों कर पहुँची, कि वहाँ पर उसकी वजह। और शहबाज गिल जो हैं, ये भी सुनने में आ रहा है कि अब शहबाज गिल जो हैं वो पसपाई पर उतर आए हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ तरह तरह की गवाहियाँ देने के लिए उतर आए हैं और फौरी तौर पर बनी गाला साजिश केस के हवाले से बनी गाला को फ़ौजी तहवील में दे देना चाहिए और वहाँ की जो है वो जांच पड़ताल करनी चाहिए कि किन की जगह वहाँ पर कौन से आलात लगे हुए हैं, किस किस्म के आलात लगे हुए हैं और कैसे खुफिया कैमरे लगे हुए हैं, कि वहाँ पर कितने जो है वो ताले हैं, चाबियाँ हैं और तजूरियाँ हैं और वहाँ क्या कुछ दफन है और वहाँ पर कितनी रकम मौजूद है। क्योंकि एक तो फॉरेन फंडिंग की है, वो जो बैंकों के ज़रिए रकम आई वो पकड़ी गई, दूसरी ये हुंडी के ज़रिए जो रकम आई थी वो कहाँ गई। हुंडी के ज़रिए तो जो है आने वाली रकम का तो कोई हिसाब नहीं होता, तो हुंडी के ज़रिए आने वाली रकम जो है वो कहाँ गई। क्योंकि रेहाम खान की किताब में ये बताया गया है साफ तौर पर कि उसने नोटों से भरे बैग और सूटकेसेस और चीज़ें वहाँ देखी हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर रखी गई थी। वो तो गवाही है ना, पूछिए, तलाश कीजिए, वरना वक्त गुजर जाएगा और ये सरमाया हाथ से निकल जाएगा। और इसीलिए बनी गाला की हिफाजत के लिए आपने ये
पंजाब पुलिस को क्या इजाज़त दी है? मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, लेकिन बहरहाल फ़ौज को, हुकूमत को बनी गाला साजिश केस की तैयारी करनी चाहिए, इसके ख़िलाफ़ मुकदमा शुरू कर देना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।